नमस्कार, आप सबका फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। हम जो किताब अभी पढ़ रहे हैं वो है ज्ञात से मुक्ति का 11वां अंश। देखना और सुनना, कला, सौंदर्य, संयम, प्रतिमाएं, समस्याएं और अंतराल। पिछले अध्याय में हम प्रेम की प्रकृति की छानबीन में लगे रहे और अब उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां इस विषय में और अधिक गहरी पैठ, सूझबूझ और समझ आवश्यक है। हमने पाया कि अधिकांश लोगों के लिए प्रेम का अर्थ है सुरक्षा, सुख और आराम तथा जीवन भर के लिए सतत शारीरिक और भावनात्मक तृप्ति की गारंटी। फिर मेरे जैसा कोई आदमी अचानक आकर आपसे सीधा सवाल करता है, क्या वस्तुतः यही प्रेम है? आपको अपने भीतर झांकने के लिए कहता है और आपकी पूरी कोशिश यह है कि भीतर झांके ही नहीं, क्योंकि इससे आपको घबराहट होती है। आप बल्कि आत्मा पर चर्चा करना चाहेंगे। राजनीतिक और आर्थिक चर्चा करने में भी आपको ज़्यादा रस आएगा, लेकिन आपको किसी तरह बाध्य कर दिया जाए अपने भीतर झांकने और देखने के लिए, तब यही पाएंगे जिसे आपने प्रेम समझा था वह प्रेम है ही नहीं, वह तो आपसी तुष्टीकरण है, एक दूसरे का शोषण है। जब मैं कहता हूँ प्रेम का कोई ना कोई भविष्य है, ना अतीत, या मनुष्य के भीतर का केंद्र जब मिट जाता है तभी प्रेम प्रकट होता है, तो यह मेरे लिए एक हकीकत और सच्चाई है, लेकिन यह आपके लिए नहीं है। आप जहाँ तहाँ इन उक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं, इन्हें एक सूत्र का रूप दे सकते हैं, लेकिन इन सब का महत्व और मूल्य ही क्या है? आपको अपने लिए स्वयं इसे देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है आपको हर प्रकार के निर्णय, निष्कर्ष, निंदा, समर्थन, सहमति, असहमति से मुक्त होना होगा। देखना और सुनना, ये जीवन की दो कठिनतम चीज है। अगर आपकी आंखें चिंता और परेशानियों से अंधी हो गई हैं, तो आप डूबते सूरज के सौंदर्य को नहीं देख सकते। दुर्भाग्यवश मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। सभ्यता तेजी से शहरों और नगरों की ओर मुड़ रही है। हम अब अधिक से अधिक शहरी बनते जा रहे हैं। बड़े शहरों और महानगरों में लोग छोटे छोटे फ्लैटों में सिमट कर रहने लगे हैं। मकान ऊंचे ऊंचे और आपस में इतने सटे हुए हैं कि सुबह या सांझ आसमान को देखना भी नसीब नहीं। इस तरह प्रकृति और उसके सौंदर्य से हमारा संपर्क टूटता जा रहा है। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं कि कितने थोड़े से लोगों को अब इस बात में रुचि रह गई है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में फैले सौंदर्य का अवलोकन करें, अथवा रात के समय चारों ओर फैली चांदनी को, या दिन के उजाले में जल की सतह पर जगमगाती सूरज की किरणों को देखें। प्रकृति से अपना नाता तोड़कर स्वभावतः हमारा झुकाव केवल बौद्धिक क्षमताएं विकसित करने की ओर हो जाता है। हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सी जगहों पर जाकर संग्रहालय देखते हैं, संगीत सम्मेलनों में बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, टेलीविजन देखते हैं तथा मनोरंजन के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। चर्चाओं के दौरान हम विद्वानों और लेखकों की पंक्तियों का उदाहरण देते हैं, अर्थात दूसरों के विचारों को ही दोहराते हैं। कला के संबंध में हम ढेर सारा चिंतन और चर्चा करते हैं। कला पर हमारा इतना अधिक जोर और अधिक निर्भरता क्यों है? कहीं यह एक तरह का पलायन, एक तरह की उत्तेजना ही तो नहीं है? अगर आप प्रकृति के सीधे संपर्क में रहें, कभी पंखों पर तिरते हुए पक्षियों की हरकतों को देखें, आसमान में चांद, तारों, सूरज और बादलों की गतिविधियों का अवलोकन करें, पहाड़ियों पर बनती बिगड़ती धूप और छाया की आकृतियों का निरीक्षण करें, या किसी व्यक्ति के चेहरे पर विराजमान सौंदर्य को देखें, तो क्या आप सोचते हैं कि तब आप अन्यत्र किसी संग्रहालय में टंगे हुए चित्रों को देखने जाना चाहेंगे? लेकिन दुर्भाग्यवश चारों ओर बिखरे पड़े इस सहज सौंदर्य की ओर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। आप मानो बंद आंखों से जी रहे हों। बहुत की ये बंद आंखें तो तब तक खुलती ही नहीं जब तक वे किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं कर लेते। एक कहानी है कि कहीं एक आध्यात्मिक गुरु रहा करता था। हर सुबह वह अपने शिष्यों के समक्ष प्रवचन दिया करता था। एक सुबह वह प्रवचन के लिए आकर बैठा था और वह बोलने ही जा रहा था, कहीं से एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और पास की एक खिड़की पर बैठकर गाने लगी। चिड़िया अपने पूरे हृदय से मगन होकर गाती रही। कुछ देर बाद उसने गाना बंद किया और उड़कर बाहर चली गई। और तब गुरु ने शिष्यों से कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ। मुझे लगता है हमारी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में से एक है सीधा और साफ साफ अपने लिए देख पाना।
न केवल बाहरी चीज़ों को बल्कि आंतरिक जीवन को भी। जब हम कहते हैं हम एक पेड़ या एक फूल या एक व्यक्ति को देख रहे हैं, तो क्या हम वस्तुतः उन्हें देखते हैं या हम केवल शब्द द्वारा निर्मित प्रतिमा या छवि को देखते हैं? अर्थात जब आप एक पेड़ को देखते हैं या सांझ के बादलों की लाली और उनकी लीला को देखते हैं, तो क्या आप सचमुच उन्हें देख पाते हैं, न केवल अपनी बुद्धि और आंखों के सहारे बल्कि संपूर्ण और समग्र के रूप से? क्या आपने कभी किसी बाह्य वस्तु जैसे पेड़ के देखते रहने का प्रयोग किया है, बिना इसके बारे में अर्जित पूर्व जानकारी या स्मृति सहारे के बिना, किसी पूर्वाग्रह निष्कर्ष और शब्द के सहारे, जो प्रायः आपके और पेड़ के बीच एक आवरण, एक बाधा बन जाते हैं, जिसके कारण आप पेड़ को वैसा ही नहीं देख पाते जैसा कि वह है? आप इसको आजमा कर देखें कि क्या होता है जब आप अपनी समग्र ऊर्जा से, अपने संपूर्ण अस्तित्व और प्राणों से एक पेड़ का अवलोकन करते हैं। ऐसी तीव्रता और गहनता होने पर आप पाएंगे कि दृष्टा अर्थात देखने वाला बचा ही नहीं, बच गया केवल ध्यान और होश। दृष्टा और दृश्य तो होश की कमी के कारण अर्थात ध्यान की कमी या अनुपस्थिति के कारण पैदा होते हैं। जब आप किसी चीज़ को पूरी ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ किसी विचार और कल्पना के लिए, अवधारणा और स्मृति के लिए जगह नहीं बचती। इसे आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि तभी आप सावधानीपूर्वक गहरी छानबीन में उतर सकेंगे। केवल वही मन जान पाता है कि सौंदर्य क्या है, जो पूर्ण आत्मविसर्जन के साथ आसमान के तारों को या एक पेड़ को या सूर्य के किरणों को झिलमिलाते नदी के जल को देखता है। और इस प्रकार जब हम सचमुच देखते हैं, तो उस क्षण हम प्रेम की स्थिति में होते हैं। सामान्यतया हम तुलना द्वारा ही सौंदर्य का बोध होता है, या फिर उन वस्तुओं में हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है जिनका निर्माण मनुष्य के हाथों हुआ है। इसका अर्थ है कि हम सौंदर्य का संबंध वस्तु से जोड़ते हैं। मैं एक सुंदर भाव को देखता हूँ, लेकिन यह मुझे सुंदर इस प्रतीत होता है क्योंकि मैं इसका मूल्यांकन स्थापत्य और वास्तुकला संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर कर रहा हूँ, या पहले देखे गए अन्य भवनों से मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ, क्या वस्तु के बिना भी सौंदर्य का अस्तित्व हो सकता है? जब दृष्टा का अस्तित्व होता है, तो वह किसी वस्तु को देखकर उसका अनुभव करता है, उस पर विचार करता है, अर्थात वह निर्णायक बन जाता है और इस तरह सौंदर्य का लोप हो जाता है। दृष्टा जब सौंदर्य को किसी वस्तु में खोजने की कोशिश करता है, अर्थात जब वह सौंदर्य को किसी वस्तु पर आरोपित कर देता है, तो सौंदर्य बिल्कुल बाह्य चीज़ हो जाती है। लेकिन दृष्टा का लोप हो जाता है, तो वस्तु के बिना भी सौंदर्य का अस्तित्व होता है। इसके लिए गहरी दृष्टि और भरपूर ध्यान की आवश्यकता है। दृष्टा और दृश्य के लय हो जाने पर अर्थात विसर्जित हो जाने पर भी सौंदर्य का जन्म होता है, और आत्म विसर्जन तभी होता है जो पूर्ण सादगी और सरलता हो। साधु और सन्यासी वाली आरोपित सादगी नहीं, जो कठोर नियमों, निषेधों, अनुशासन और अनुकरण से भरी होती है। न ही आहार, विहार, विचार और व्यवहार के संयम के रूप में सादगी, बल्कि पूर्ण सरलता, जो वस्तुतः पूर्ण विनम्रता है। तब आपको न तो कुछ पाना रहता है और न कहीं पहुंचना। तब आपके द्वारा उठाया हुआ पहला पग अनंत पग हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप अकेले टहल रहे हैं या किसी के साथ, लेकिन चुपचाप, बिना एक शब्द बोले। आपके चारों ओर प्रकृति मौजूद है। दूर दूर तक गहन सन्नाटा छाया हुआ है। न कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, न दूर किसी गाड़ी के आने जाने की। यहाँ तक कि पक्षी भी अपना पर नहीं फड़फड़ा रहे हैं। इस तरह आपके चारों ओर निसर्ग पूर्णतः शांत एवं मौन है, और साथ साथ आप भी। मौन और शांति की इस दशा में दृष्टा भी शांत हो गया है, क्योंकि वह दृश्य को निर्विचार होकर देख रहा है। सन्नाटे की इस अवस्था में एक अपूर्व और अनूठा सौंदर्य प्रकट होता है। इस अवस्था में न तो प्रकृति है, न उसका दृष्टा। इस अवस्था में मन संपूर्ण और समग्र रूप से एकाकी होता है। यह एकाकीपन एकांत के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि मन एकदम मौन और निस्तब्ध है, और यही निस्तब्धता और नीरवता सौंदर्य है। जब आप प्रेम से भरे होते हैं, तो क्या वहाँ दृष्टा होता है? दृष्टा तभी होता है जब प्रेम का अर्थ सुख और वासना हो। अगर सुख और वासना प्रेम से न जुड़े हों, तो प्रेम गहन और तीव्र होता है। तब यह सौंदर्य के समान ही प्रतिदिन पूर्णतः नया का नया रहता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस प्रेम का न कोई अतीत है
न कोई भविष्य। धन्यवाद।